दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। किसी भी तरीका से अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके दे देता है, ठीक है, बस आपको ये देखना है कि क्या अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोल रहा है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे भी चेंज करके दे सकता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, रचना, अधिकार, कार्य क्षेत्र, अधिकार, इन सभी चीज़ों का वर्णन करें। ठीक है, बहुत तरीक़ा से आपको घुमा घुमा करके दे सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी तरीक़ा से अगर क्वेश्चन आपको घुमा करके दे दे, आंसर आपको सेम लिखना है। क्योंकि मैंने अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के शुरुआत से स्टार्ट किया और लास्ट तक मैंने आपको सब छोटे छोटे पॉइंट करके मैंने बता दिया है। किसी भी तरीक़ा से अगर क्वेश्चन घुमा करके देता है, आपको ये आंसर सेम लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका संगठन मतलब कैसे बनता है, रचना कैसे रचना होता है उसका, अधिकार उसका क्या है एंड उसका कार्य क्या है, यही सब चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। अगर इसी प्रकार का और भी वीडियो पाना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखो। और आप टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। तो टेलीग्राम एंड जो और भी वीडियो उस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके एक बार जरूर चेक करें, जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय क्या है। ठीक है, तो देखो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो फिर अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। ठीक है, इसे संविधान और कानूनों के संबंध में अधिक अधिकार व शक्तियां प्राप्त है। इसे संविधान के रूप में और कानून बनाने के लिए, मतलब इसके सबसे ज़्यादा अधिकार इसको प्राप्त है, किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अधिकार यानी कि संविधान से संबंधित और कोई भी नियम कानून बनाने से संबंधित जो सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो, किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे संविधान की व्याख्या का अधिकार है, क्योंकि इनके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के बारे में व्याख्या करने का, उसके कोई भी चीज़ों के बारे में सोचने समझने विचार करने का अधिकार सबसे ज़्यादा प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वास्तविक संविधान क्या है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी अमेरिका का वास्तविकता अधिकार क्या, संविधान क्या है, इसकी व्याख्या भी यही करता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय ये हमें बताता है कि अमेरिका का जो संविधान वो क्या है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संविधान की भी व्याख्या करता है। वहाँ का संविधान क्या है, कैसा है, इसका भी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, यह आज तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शासन को एक वास्तविक बनाए हुए हैं। अभी तक जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, अभी तक संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, इसके शासन व्यवस्था को अभी तक सर्वोच्च न्यायालय एक वास्तविकता बनाए हुए, एक रियलिटी बनाए हुए हैं अभी तक। ठीक है, सोचो, कोई दिक्कत नहीं आने दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संगठन कैसे होता है इनका संगठन। देखो, अमेरिकी सर्वोच्च यानी कि अमेरिकी संविधान ने, अमेरिका की जो संविधान है ना, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और इसकी संख्या के बारे में कुछ ना कहकर यह सब कार्य कांग्रेस पर छोड़ दिया है। देखो, जो अमेरिकी में कांग्रेस है, ठीक है, तो अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय ना, इनकी संगठन के संख्या के, इनके जब संगठन हुआ, ये सर्वोच्च न्यायालय जब बनेगा तो इसमें कितने संख्या होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सब कुछ नहीं पता। ये पूरी इसका कार्य कांग्रेस पर छोड़ दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का कैसे संगठन करना है, कैसे कितना सदस्य रखना है, कितना नहीं रखना है, सब कुछ कांग्रेस को दे दिया। जरा सोचो, इतना विश्वासी के साथ कांग्रेस को दे दिया कि जो करना है वो आप ही को करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय या संगठन और इसकी संख्या के बारे में कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, कुछ भी ना कह करके सीधे कांग्रेस को छोड़ दिया है। मेरे यहाँ पे ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसके सदस्यों की संख्या समय समय पर परिवर्तन होती रहती है। इनमें जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के जो सदस्यों की संख्या है ना, ये समय समय पर परिवर्तन यानी कि बदलती रहती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं 1789 में जब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का संगठन हुआ था, 1789 में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, तब इसमें मुख्य न्यायाधीश 5 चुने गए थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 5 अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल 6 थे। ठीक है, बाद में कांग्रेस द्वारा, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में सब चीज़ मिला हुआ है कि जो करना आप ही को करना है, बाद में कांग्रेस द्वारा समय पर इनकी संख्या में बदलाव किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया जैसे, अगर ये आपको जैसे जो मैंने नीचे लिखा हो अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग यहीं तक लिखोगे। ठीक है, कि 1789 में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, जब सर्वोच्च न्यायालय बना था, उस टाइम एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक मेन न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे।
ठीक है। और बाद में इसको कांग्रेस द्वारा बार बार क्या किया गया, परिवर्तन किया गया था, समय के अनुसार बार बार परिवर्तन भी किया गया, ठीक है। 1807 में यह संख्या 7 थी। वहीं अगर मैं बात करूँ 1837 में तो इसकी संख्या 9 हो गई थी। वहीं फिर मैं बात करूँ 1863 में तो इसकी संख्या 10 हो गई और फिर से यहाँ संख्या 7 होगी, यानी 1863 में 10 से फिर 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद 1869 में कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 निर्धारित कर दी, फिर ये 9 पर पहुंच गए। तो बार बार कांग्रेस द्वारा परिवर्तन किया गया, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका रचना, ये हो गया इसका संगठन, ऐसे बना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं ना, न्याय दिलाने वाले, उसका नियुक्ति कैसे होता है, कौन बनते हैं न्यायाधीश जाकर के। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की अनुमति से की जाती है। देखो, जो न्यायाधीश बनते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बनते हैं ना, उनको राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति कहेंगे कि इनको बनाना है, तो फिर सीनेट उनकी जांच करेगा, सीनेट कि हाँ बनाना या नहीं है। सीनेट चाहेगी तो बना भी सकती है, सीनेट चाहेगी तो उसको खारिज भी कर सकती है। तो वही लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो होता है, लेकिन किसकी अनुमति से, सीनेट की अनुमति से होती है। सीनेट हाँ बोलेंगे तभी होंगे, ठीक है। सामान्यतः सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करती देती है, यानी कि राष्ट्रपति बताता है कि किनको न्यायाधीश बनाना नहीं बनाना है, उसका पुष्टि, उनकी जांच पड़ताल कौन करता है, सीनेट करते हैं, ठीक है। परंतु अनेक बार ये भी देखा गया ना कि सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की पुष्टि नहीं की है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राष्ट्रपति ने जिसको न्यायाधीश बनाना चाहा है, उनका पुष्टि सीनेट ने नहीं किया है, खारिज कर दिया, उसका बात मानने से इनकार कर दिया है। तो हम कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन कब, सीनेट की जांच पड़ताल में। सीनेट बोलेंगे हाँ तभी होगा, ठीक है। इस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका योग्यता क्या है, यानी न्यायाधीश कौन लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में संविधान में कोई वर्णित नहीं है कि कितने साल के बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे, इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया। परंतु अधिकांश रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुत ही योग्य व्यक्ति हुए हैं, मतलब। लेकिन अभी भी देखा गया, अधिकांश बार यही देखा गया है कि उच्चतम न्यायालय माने कि जो न्यायालय में न्यायाधीश वही लोग बने हैं जिनके पास योग्य व्यक्ति बने हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा योग है, गुण है, ठीक है, सोचने समझने का उनके पास अच्छा विचार है, वही यानी योग्य व्यक्ति बन पाए अभी तक, ठीक है। अधिकांश न्यायाधीश अनुभवी वकील तथा विधि के प्रोफेसर ही हुए हैं। अधिकांश अभी तक जितने भी सारे न्यायाधीश देखा गया हैं, वो सब का सब अभी तक अनुभवी वकील देखा गया जिसके पास अनुभव हो, विधि के प्रोफेसर देखे गए जिसके पास विधि के ज्ञान दाता हो, वही सब अभी तक देखे गए हैं। अभी तक कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं आए हैं, ठीक है। अभी तक जो भी आए हैं जिसके पास अच्छे विचार हो, ठीक है, अनुभवी वकील हो, वही सब आए हैं, ठीक है। और अभी इसका कोई भी योग्यता फिक्स नहीं किया गया है। इनके कार्यकाल का बात करते हैं कि कितने समय तक रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत मतलब अनंत होता है, ठीक है। परंतु इससे पहले भी वो त्याग पत्र देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये भी बात किया गया। 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यायाधीश वेतन सहित कार्यनिवृत्त हो सकते हैं, मतलब 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, वो वेतन के साथ कार्य कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। परंतु शर्त यह है कि उनका कार्यकाल 10 वर्ष का हो चुका, अगर वह 10 आने की नियुक्ति यानी पद प्राप्त करने में अगर 10 साल भी नहीं हुआ, वो सोचेंगे कि हम छोड़ देंगे, तो वो नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। 10 साल कम से कम हुए हों, उसके बाद वो 70 साल के बाद छोड़ भी सकते हैं। न्यायाधीश को केवल महाभियोगों की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी न्यायाधीशों को कहा गया कि केवल महाभियोगियों की प्रक्रिया द्वारा, नहीं कि जो इनका प्रक्रिया होता है उन्हीं के द्वारा हटाया जा सकता है, बाकी इनको किसी भी तरीका से नहीं हटाया जा सकता। जो इनका विधि है ना, तरीका, उसी के द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं तो इनके अलावा किसी तरीका से हटाया नहीं जा सकता है। बात कर लेते हैं वेतन का। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा विश्वास किया गया वहाँ पे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ कांग्रेस के हाथों में ही छोड़ देता है, ठीक है। तो उसका वेतन का निर्धारित कांग्रेस ही करती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में उसके कार्यकाल के दौरान वृद्धि तो की जाती है, परंतु कटौती नहीं। देखो, जब से वो नियुक्ति हुए हैं, कोई भी व्यक्ति जब से नियुक्ति हुआ है, तब से उनका जो सैलरी, उससे उसका वेतन बढ़ता ही है, लेकिन घटता नहीं है। अब देखते हैं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्ति या कार्य। देखो, चाहे क्षेत्राधिकार बोल दे, चाहे शक्ति बोल दे, चाहे कार्य बोल दे, चाहे उनका अधिकार बोल दे, ये सब एक ही है, ठीक है। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ आने के क्षेत्राधिकार संविधान से ही प्राप्त है। इनके कारण वह कार्यपालिका और विधायिका, देखो 3 चीज, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हम लोग न्याय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद कौन सा रह गया, कार्यपालिका और विधायिका। तो इस दोनों से महत्वपूर्ण है हमारा कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय। कार्यपालिका और विधायिका दोनों से ही महत्वपूर्ण बन गया है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को अनेक शक्तियों से विभूषित किया गया, यानी कि इसको अनेक शक्तियां दिया गया है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य को निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है, ठीक है। यानी इनका
अब देखते हैं इनका कार्य को किस किस रूपों में यानी जो इसको अधिकार प्राप्त है, इसको जो कार्य प्राप्त हो किन किन रूपों में। ठीक है, प्रारंभिक अधिकार देखो, अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय ने इनको पहला अधिकार क्या प्राप्त है, सो देखो इनको पहला अधिकार प्राप्त है कि अमेरिकी के संविधान के द्वारा निम्नलिखित 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार प्राप्त है। यानी कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत 2 चीजों, ठीक है, इनके 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। पहला, राजदूत, जितने भी सारे राजदूत हैं, वाणिज्य राजदूत तथा अन्य प्रकार के विदेशी प्रतिनिधि, यानी जितने प्रकार के विदेश की प्रतिनिधि है, तथा सार्वजनिक मंत्री यानी सरकारी मंत्री और विदेश की प्रतिनिधि, इनसे जितने भी सारे संबंधित का मामला होगा वो इनको है, अधिकार है। तो ये आ गया हमारा प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, कि प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत इसको पहला अधिकार ये है कि जितने भी सारे विदेशी प्रतिनिधि और सार्वजनिक मंत्री है, इससे संबंधित मामलों पर इनका अधिकार है। दूसरा, वे मामलों जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या तो फिर कोई एक या तो फिर एक से अधिक राज्य पक्ष हो, ठीक है, इनका वो भी चीज अधिकार प्राप्त है जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या कोई एक राज्य या तो फिर एक से अधिक राज्य उनके अगर पक्ष में है तो उसको भी मामला में इनके अधिकार प्राप्त है कार्य करने का। ठीक है, मान लो कोई चीज़ है, उस पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहमति है, कोई एक और राष्ट्र का सहमति हो गया या तो फिर एक से अधिक 2-3 राष्ट्र का सहमति हो गया, तो उस मामलों को देखभाल, उस पर अधिकार, उस पर कार्य करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, दूसरा, अपील अधिकार। ठीक है, यानी कि अन्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय की तरह अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय को भी अपील का अधिकार क्या है, प्राप्त है। यह अधिकार अमेरिका कांग्रेस द्वारा व्यवस्थित होता है और यह अधिकार किसके द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, कांग्रेस द्वारा। ठीक है, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, यानी कि न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार का मतलब है कि कहाँ पे न्यायी होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसका पुनर्लोकन करना, उसका जांच पड़ताल करना भी इनके अधिकार में है। ठीक है, तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों तथा कार्यपालिकों द्वारा प्रसारित आज्ञाओं की संवैधानिकता की जांच करता है। मतलब क्या कि इनके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी नियम यानी कि कानून को निर्माण किया गया है, साथ ही जो कार्यपालिका द्वारा जो भी काम किया गया है, ठीक है, उनका जांच किया जाता है। ठीक है, इसका ऐसा यह हुआ ना कि व्यवस्थिका यानी कि व्यवस्थानिका द्वारा प्राप्त जो भी इसका द्वारा जो भी कुछ पास किया जाता है ना, वह संविधान के अंतर्गत निर्मित कोई कानून संविधान का अतिक्रमण करता है। यानी कि इसके द्वारा ये भी देखा जाता है कि कोई नियम कानून का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कार्यपालिका को कोई कार्य संविधान के विपरीत तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ये क्या करता है, जांच पड़ताल करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित भी कर सकता है। अगर कोई चीज़ गलत पाया जाता है ना, तो ये अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय ना, उनको क्या कर सकता है, अवैध यानी गलत घोषित कर सकता है। ठीक है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अधिकार का व्यापक प्रयोग किया है और इस चीज़ों का अमेरिकी का जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अधिकार का व्यापक प्रयोग किया, इसने प्रयोग भी किया है। जहाँ गलत वहाँ पे गलत बोला है, इसका प्रयोग अच्छे रूप से किए हैं। ठीक है, और अनेक कानूनों को अवैध घोषित किए हैं, जो कानून नहीं था चलने लायक उसको अवैध भी घोषित किए हैं जांच पड़ताल करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का संरक्षण। इस संविधान का बचाव भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं संविधान का। कैसे, वो चलो देखो। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण भी है, ठीक है, यानी कि संरक्षक भी है। अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि संविधान और इसके अंतर्गत निर्मित संयुक्त राष्ट्र की समस्त विधियां तथा संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई या की जाने वाली समस्त संधियां इस देश की सर्वोच्च विधियां होगी। मतलब कहा गया है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जो भी विधि, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, उस संविधान की ओर से और हमारे अमेरिकी यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी की ओर से सबसे बड़ा विधि यानी सर्वोच्च विधि होंगी, सबसे बड़ा कानून होंगे। यानी कि जो इनके द्वारा बनाया जाएगा कानून, वही सबसे बड़ा कानून होगा और ये संविधान बताता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उन्हें मामलों के लिए बाध्य होंगे और प्रत्येक राज्य में यानी जितने भी सारे राज्य हैं वहाँ का न्यायाधीश उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे। ये नहीं कि जो अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय ने कानून बनाया उसको नहीं मानेंगे, हर एक राज्य को मानना ही पड़ेगा। 5वां, संघात्मक की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय व्यवस्था की रक्षा का दायित्व भी है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार छोटे छोटे राज्यों में काम करती है और केंद्र सरकार एक बड़े लेवल पर काम करती है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इन शक्तियों के संबंध में केंद्र तथा राज्यों के बीच संघर्ष की भावना हो सकती है। हो सकता है केंद्र और राज्य सरकार में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विवादों का निर्णय कर संघ तथा राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। और ऐसे मामलों में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या करती है सर्वोच्च न्यायालय, उनको समझाने के काम करती है और इनके बीच में सुरक्षित बनाए रखती है। नेक्स्ट है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का महत्व।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संघात्मक मतलब जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, ठीक है, जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों की शक्ति और अधिकारों का विभाजन किया गया। केंद्र को संविधान में अलग प्रकार से शक्ति दिया गया है और राज्यों को अलग प्रकार से शक्ति दिया गया है, ठीक है। केंद्र और राज्यों में कानून निर्माण के क्षेत्राधिकारों में मतभेद उत्पन्न होना सर्वदा आवश्यक है। देखो, केंद्र और राज्यों में, केंद्र में क्या कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्यों में कौन सा कानून बनाना है तो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन कभी कभी केंद्र और राज्यों में कानून बनाने को लेकर के क्या होता है, मतभेद होता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया, जहाँ पे उच्चतम न्यायालय जो है अमेरिकी के सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या करती है, उन लोगों को शांति समझाने का कार्य करती है, ठीक है। तो मैंने बहुत कम समय में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है और क्या दिक्कत हो रहा है, आप लोग अपना सजेशन जरूर दें, ताकि आपका सजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करें और अधिक से अधिक सुधार कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।